तुझे इस मूर्ति के बदले अभी के अभी 50 स्वर्ण मुद्रा। मेरी मूर्ति कहाँ है? हे भगवान, मेरी मूर्ति कहाँ? इस बार तो भगवान की मूर्ति पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनी। भला इस मूर्ति से किसी को क्या काम? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही? आखिरकार वो रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। आप सभी वहाँ पर मेरी मूर्ति देखेंगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कीर्तिनगर गांव में रामू नाम का एक मेहनती मूर्तिकार रहता था। उसके साथ उसकी एक बेटी मीरा भी रहती थी। दोनों गरीबी के चलते गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे। पापा, आज फिर से पूरा दिन मूर्ति बना रहे हो? हाँ बेटिया, इस बार जो मूर्ति बना रहा हूँ वो इतनी सुंदर होगी कि कोई भी अच्छे दाम में खरीद लेगा। अच्छे दामों में मूर्ति बिकने पर तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लाऊंगा। सच्ची पिताजी? क्या मैं भी नए नए कपड़े पहनूंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। वैसे भी पिछली बार ना जाने कब तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे थे। लेकिन पिताजी, मुझसे ज्यादा कपड़ों की जरूरत आपको है। आप सारा दिन मेहनत करते हो लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं लेते। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं दिन भर सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो मेहनत करता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो ठहरा मजदूर। भला मजदूर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर क्या करेगा? पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। इस बार आपको अपने लिए भी कपड़े खरीदने होंगे। ठीक है बेटी, इस मूर्ति के बिकने पर मैं कपड़े खरीद लूंगा। अच्छा, तुम अब घर के दूसरे काम कर लो, मुझे मूर्ति को पूरा करना है। जी पिताजी। अब रामू एक विचित्र मूर्ति बनाने लगता है। एक हफ्तों की मेहनत के बाद रामू एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी की मूर्ति तैयार करता है। उसकी कारीगरी ऐसी थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। इस बार रामू को उम्मीद थी कि वो अपनी मूर्ति अच्छे दाम में बेच पाएगा। अगले दिन रामू मूर्ति लेकर बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी सेठ धनराज से मुलाकात होती है। अरे रामू, ये क्या लाया है? सेठ जी, ये नई मूर्ति है। कई दिनों की मेहनत के बाद इसे बनाया है। वाकई में बहुत सुंदर है, मगर इसमें इतना क्या खास है? मैं तुझे इस मूर्ति के बदले अभी के अभी 50 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। नहीं सेठ जी, इस मूर्ति की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैं इसे इतने सस्ते में नहीं बेच सकता। अरे रामू, यहाँ गांव में तेरी मूर्ति अधिक कीमत में कौन खरीदेगा? मैं तो तुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार भी हो गया हूँ। सेठ धनराज की बात सुनकर रामू गहरी सोच में डूब जाता है। तभी सेठ धनराज बोल पड़ता है। अरे रामू, ज्यादा मत सोच, वरना तेरी मूर्ति कहीं बिकेगी भी नहीं। सेठ जी, 50 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम है। आखिर इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने 1 हफ्ते का समय लिया है। इतने सस्ते में मैं अपनी मूर्ति नहीं बेच सकता। अब रामू की बात सुनकर सेठ अंदर से गुस्सा हो जाता है। ठीक है रामू, मैंने तो तुझे समझाने की कोशिश की थी, बाकी तेरी मर्जी। रामू को मालूम था कि उसकी मेहनत की कीमत क्या है, इसलिए उसने सेठ का प्रस्ताव ठुकरा दिया और बाजार चला गया। अब बाजार पहुंचकर वो अपनी मूर्ति को बेचने के लिए लोगों को आवाज देने लगा। मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो, प्राचीन राजकुमारी की मूर्ति ले लो। ग्राहक के इंतजार में घंटों बीत जाते हैं, लेकिन रामू की मूर्ति को कोई पूछता तक नहीं। इस तरह रामू परेशान होने लगता है। कितनी मेहनत से इस मूर्ति को बनाया था। पूरा दिन बीत गया, कोई ग्राहक नहीं मिला। कहीं सेठ धनराज की बात सच तो नहीं? क्या सच में बाजार में मेरी मूर्ति को कोई भी नहीं खरीदेगा? नहीं नहीं, आज नहीं बिकी तो क्या हुआ, मैं कल फिर से इस मूर्ति को बेचने आऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है, इतनी खूबसूरत मूर्ति को कोई ना कोई तो जरूर खरीद लेगा। अब रामू शाम होने पर अपनी मूर्ति लेकर घर लौट जाता है। मीरा बिटिया, कहाँ हो? अरे पिताजी, आप आ गए। और ये मूर्ति? क्या हुआ पिताजी, आज मूर्ति नहीं बिक पाई क्या? नहीं बेटी, आज शाम तक तो कोई ग्राहक नहीं मिला। कोई बात नहीं पिताजी, आप इस मूर्ति को कल बेच देना। हाँ बेटी, मैं कल फिर से इसे लेकर बाजार जाऊंगा। अब रात का खाना खाकर रामू और मीरा सो जाते हैं। अगली सुबह जब रामू जागा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी मेहनत की सबसे कीमती मूर्ति गायब थी। अरे, मेरी मूर्ति कहाँ है? हे भगवान, मेरी मूर्ति कहाँ चली गई? कोई मेरी मूर्ति चुरा ले गया। पिताजी, ये तो बहुत गलत हुआ।
हमारी मूर्ति कौन चुरा सकता है? कितनी मेहनत से उस मूर्ति को बनाया था, ना जाने किसने मेरी मूर्ति चुरा ली। रामू अपनी मूर्ति के लिए फूट फूट कर रो रहा था। फिर उसकी बेटी उसे समझाने की कोशिश करती है। चुप हो जाइए पिताजी, ऐसे रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब रामू टूट चुका था क्योंकि उसकी मेहनत पर पानी फिर गया था। मीरा भी दुखी थी, मगर उसने हार मानने की बजाय अपने पिता का सहारा बनने की ठानी। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ काम कर लूंगी। मैं लकड़ी बेचूंगी, हम फिर से एक नई मूर्ति बनाएंगे। लेकिन बेटी, अभी तो तू छोटी है, लकड़ियां कैसे बेच पाएगी? पिताजी, मैंने पास के जंगल में ढेरों पेड़ देखे हैं। मैं आसानी से वहाँ से लकड़ियाँ ला सकती हूँ और उन्हें बाजार में बेच सकती हूँ। ठीक है बेटी, जैसा तू ठीक समझे। अब मीरा जंगल से लकड़ियाँ लाती और उन्हें बाजार में बेच दिया करती। इस तरह से दोनों का खर्चा चल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रामू फिर से मूर्ति बनाने का फैसला करता है। बेटी, अब मैंने सोचा है कि मैं एक नई मूर्ति बनाऊंगा। जी पिताजी, आप आराम से मूर्ति बनाइए, फिर हम दोनों साथ बाजार चल लिया करेंगे। अब रामू एक बार फिर से दिन रात मेहनत करके मूर्ति बनाने में लग जाता है। कुछ ही दिनों में वो एक दूसरी मूर्ति तैयार कर देता है। पिताजी, इस बार तो भगवान की मूर्ति पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनी है। अगर इस मूर्ति के सही दाम लगे तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ बेटी, लेकिन इस बार हमें सतर्कता बरतनी होगी। दूसरी बार भी चोर हमारी मूर्ति को चुरा सकते हैं। जी पिताजी, इस बार हमें मूर्ति पर विशेष ध्यान देना होगा। अगले दिन सुबह रामू और मीरा दोनों एक साथ बाजार की तरफ जाने लगते हैं। बाजार पहुंचकर रामू मूर्ति के लिए ग्राहक ढूंढने लगता है और मीरा लकड़ियां बेचने लगती है। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां, बाजार की सबसे सस्ती लकड़ियां ले लो। उधर रामू अपने ग्राहक के लिए आवाज लगा रहा होता है। मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो, आज सबसे खूबसूरत मूर्ति ले लो। रामू आवाज लगा ही रहा होता है कि तभी बाजार में सेठ धनराज आ जाता है। ओहो, ये मूर्ति बेचने यहाँ पहुँच गया। इस बार तो इससे मूर्ति लेकर ही रहूंगा। क्यों रामू, कहा था ना तेरी मूर्ति कोई नहीं लेगा। अच्छा खासा तुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा था। सेठ जी वो। अरे मैं समझता हूँ कि तेरी कितने दिनों की मेहनत होती है, लेकिन गांव में भला इस मूर्ति से किसी को क्या काम। अच्छा चल, तेरी मेहनत को देखते हुए मैं तुझे इस मूर्ति के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, मैं इसे 300 स्वर्ण मुद्राओं से कम में नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये मूर्ति कोई भी व्यापारी ज्यादा कीमत पर ले सकता है। ओह, तुझे बड़ा पता है। कभी गांव से बाहर निकलकर देखा है कि मूर्तियां किस भाव में बिकती हैं? उधर मीरा अपनी सभी लकड़ियां बेचने के बाद सेठ की बातें ध्यान से सुन रही होती है। सेठ जी, मैं बाहर नहीं गया, लेकिन मुझे अपने मेहनत के बारे में अच्छे से पता है। हो, तो जा बेच ले अपनी मूर्ति 300 स्वर्ण मुद्राओं में। अब सेठ धनराज गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर शाम हो जाती है, लेकिन रामू को कोई ग्राहक नहीं मिलता। बेटी, लगता है मेरा नसीब ही खराब है, आज भी मूर्ति के लिए कोई खरीदार नहीं आया। हाँ पिताजी, आज भी हमें कोई ग्राहक नहीं मिल पाया, लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। हम इन पैसों से कुछ दिन अपना खर्चा चला सकते हैं। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, हम कल से फिर इस मूर्ति को बेचने की कोशिश करेंगे। पिताजी, मुझे आज सेठ की बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। क्या मतलब बेटी? पिताजी, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सेठ जबरदस्ती हमारी मूर्ति को कम दाम में खरीदना चाहता था। कहीं पिछली बार जो मूर्ति चोरी हुई थी उसके पीछे सेठ जी का हाथ तो नहीं? भगवान जाने बेटी, बिना देखे हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ देर बाद रामू और मीरा एक साथ अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर मीरा रात का खाना पकाती है और दोनों खाकर सो जाते हैं। आधी रात बीत जाती है, तभी अचानक मीरा की आंख खुल जाती है। वो एक आदमी को अपने घर में देखती है। वो आदमी उनकी मूर्ति के पास खड़ा था। अब मीरा बेहद चालाकी से सोने का नाटक करती है। ओह, तो ये है वो चोर।
क्या ये सेठ का कोई आदमी है? लेकिन मैं बिना देखे कुछ भी कह नहीं सकती, इसलिए मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अब वो चोर मूर्ति लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी मीरा भी बेहद चालाकी से उस चोर का पीछा करने लगती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उस चोर को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। तभी मीरा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब चोर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अरे ये पैर का चलने की आवाज किसकी थी? मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मेरा पीछा कर रहा है। हो सकता है ये मेरा वहम हो। अब चोर आगे की तरफ मुड़कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। उधर मीरा बड़ी चालाकी से उस चोर का पीछा करने लगती है। इस बार मीरा बहुत सोच समझकर कदम बढ़ा रही होती है। मीरा कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि उसका पैर एक लकड़ी में फंस जाता है और वो एकदम से जमीन पर गिर जाती है। इस बीच दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। आह, मेरा पैर! मीरा की आवाज सुनते ही चोर एकदम से पीछे मुड़ता है। अब चोर मीरा के पास जाता है और उससे बोलता है, तो ये है वो लड़की जो मेरा पीछा कर रही थी। ए लड़की, तू मेरा पीछा क्यों कर रही है? अगर मैंने इसे सच बताया तो हो सकता है ये यहाँ से भाग जाए और असली राज छिपा का छिपा रह जाए। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। अब मीरा बेहद चालाकी से चोर का जवाब देती है, मैं भला आपका पीछा क्यों करूंगी? मेरी आंख खुली तो मुझे मेरी बकरी नहीं दिख रही थी, तो उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई थी। अब मीरा की बात सुनकर चोर कुछ सोचने लगता है। जहाँ तक मुझे पता है इसके घर पर तो कोई बकरी नहीं है। कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना रही? ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी बकरी ढूंढनी है। ए लड़की रुक जा, कहीं तू मेरे से झूठ तो नहीं बोल रही? अरे नहीं नहीं भैया, सच में मेरी बकरी खो गई है। मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। रुक, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। अब चोर मीरा को पेड़ से बांधकर आगे बढ़ने लगता है। उधर मीरा इस रस्सी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ये रस्सी! मुझे जल्दी ही खुद को छुड़ाना होगा, नहीं तो चोर काफी आगे निकल जाएगा। काफी देर तक मीरा खुद को रस्सी से छुड़ाने की कोशिश करती है। आखिरकार वो रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। अब मुझे जल्दी से उस चोर का पीछा करना चाहिए, नहीं तो मैं सच्चाई का पता नहीं लगा पाऊंगी। अब मीरा चोर का पीछा करते करते सेठ के घर के पास पहुंच जाती है। फिर वो चोर सेठ के घर में जाकर उससे बातें करने लगता है। इधर मीरा बाहर खिड़की से सब कुछ सुन रही होती है। आखिरकार मिल ही गई मुझे ये मूर्ति। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस काम के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर मीरा ने कबीर को पहचान लिया था। ओह, तो ये है असली चोर। मैं सही कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। अब इस सेठ की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। मैं कल ही सरपंच जी को सब कुछ बता दूंगी। अब मीरा अपने घर लौट जाती है। सुबह होने पर मीरा रामू को सारी बातें बता देती है। बेटी, जो तुमने देखा वह सच है, लेकिन क्या कोई हमारी बात पर विश्वास करेगा? क्यों नहीं करेगा पिताजी? आखिर सेठ जी ने हमारी मूर्तियों की चोरी करवाई है। बेटी, जहाँ तक मुझे पता है सेठ धनी आदमी है और अमीर लोगों की सुनवाई ज्यादा होती है। इसके अलावा सेठ सरपंच का खास मित्र भी है, इसलिए सरपंच उसके हक में ही फैसला सुनाएंगे। लेकिन पिताजी, हम इस तरह चुप तो नहीं बैठ सकते ना। ठीक है बेटी, तुम जैसा सही समझो। अब मीरा गांव वालों के साथ सरपंच के पास जाती है और सेठ के बारे में सभी बातें बता देती है। ठीक है मीरा, अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें सबूत की जरूरत है। अगर तुम सेठ के खिलाफ कोई सच्चा सबूत दिखा देती हो तो हम सेठ के खिलाफ फैसला सुनाएंगे। ठीक है सरपंच जी, आप लोग मेरे साथ सेठ जी के घर चलिए। जब आप सभी वहाँ पर मेरी मूर्ति देखेंगे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। अब सरपंच और गांव के दूसरे लोग सेठ जी के घर पहुँचते हैं। अरे, आप सभी लोग यहाँ? गांव में कुछ हुआ है क्या? सेठ धनराज, मीरा का कहना है कि उसके पिता द्वारा बनाई गई मूर्ति की चोरी तुमने करवाई है, क्या ये सच है? क्या बकवास करती है ये लड़की? मुझे भला क्या कमी कि मैं तेरी मूर्ति की चोरी करवाऊं? मैंने आज तक गांव वालों की भलाई ही की है,
सभी गांव वाले अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। नहीं सरपंच जी, मुझे पक्का पता है कि चोरी सेठ जी ने ही करवाई है। मैंने कल अपनी आंखों से देखा था, एक आदमी सेठ जी को मूर्ति दे रहा था। मुझे अपनी मूर्ति के लिए न्याय चाहिए, इसलिए सेठ जी के घर की तलाशी ली जाए। मुझे पता था कि ये लड़की मेरे घर की तलाशी लेना चाहेगी। कुछ देर सोचने के बाद सेठ धनराज बोलता है, ठीक है, आप सभी लोग मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। अब गांव के सभी लोग सेठ धनराज के घर की तलाशी लेने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है लेकिन किसी को मूर्ति नहीं मिलती। हा, तो देख लिया सब लोगों ने, हो गई सभी को तसल्ली। मूर्ति ना मिलने के कारण सरपंच जी राहत की सांस लेते हैं। शुक्र है जो सेठ के घर मूर्ति नहीं मिली, नहीं तो मजबूरन मुझे इसके खिलाफ फैसला सुनाना पड़ता। इसके साथ ही मेरी मित्रता भी खराब हो जाती। कुछ देर सोचने के बाद सरपंच जी फैसला सुनाते। देखो मीरा, तुम्हें जैसे बताया था उसके लिए हमने सेठ के घर की तलाशी ले ली, लेकिन हमें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए सेठ जी पूरी तरह से निर्दोष हैं। सरपंच जी की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर जाने लगते हैं। मीरा भी निराश होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। क्या हुआ बेटी, सरपंच ने क्या फैसला सुनाया? पिताजी, सेठ जी के घर की तलाशी के बाद उनके घर पर मूर्ति नहीं मिल पाई। इस तरह से वो बेगुनाह साबित हो गया। लेकिन सच तो यही है कि असली चोर वही है। सेठ धनराज आज तो बच गया बेटी, अब हम लोग क्या करेंगे? आप चिंता ना करें पिताजी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं सेठ जी को उसकी करतूतों की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। अब मीरा ने ठान लिया था कि वो सेठ की सच्चाई लोगों के सामने लाकर ही रहेगी। अगले दिन वो जंगल की तरफ लकड़ियां लेने जा रही होती है। आखिर सेठ जी की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाई जाए? अगर वो मूर्ति बेचता होगा तो जरूर उसे शहर ले जाकर किसी बड़े बाजार में बेचता होगा। ऐसे में उसके खरीदार से मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। हे राम, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मीरा दुखी मन से भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी जंगल के रास्ते में उसे एक व्यापारी दिखाई देता है। उसके हाथ में एक मूर्ति होती है। अरे, ये तो हमारी मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति इस व्यापारी के पास कैसे पहुंची? और ये इस मूर्ति को लेकर हमारे गांव की तरफ क्यों जा रहा है? कहीं इस व्यापारी का संबंध सेठ जी से तो नहीं? अब मीरा को शक होता है कि ये व्यापारी जरूर सेठ जी के घर जा रहा है। ये जरूर सेठ जी के पास ही जा रहा होगा। सेठ की चोरी पकड़ने का यही अच्छा मौका है। मैं एक बार फिर से गांव वालों और सरपंच जी को सेठ के घर ले जाऊंगी और सेठ जी का असली चेहरा सबके सामने ला दूंगी। अब मीरा गांव की तरफ जाने लगती है ताकि वो सरपंच और गांव वालों को इकट्ठा कर सके। उधर रामलाल व्यापारी मूर्ति लेकर सेठ जी के घर पहुंच जाता है। अरे ये मूर्ख मूर्ति लेकर मेरे घर क्यों आ गया? इस बेवकूफ को क्या पता यहाँ मेरे गले पर तलवार लटकी पड़ी है। अरे सेठ जी, मुझसे ये मूर्ति बाजार में नहीं बिक पाई, इसलिए आप इसे दूसरे व्यापारी को बेच दीजिए और मेरे पैसे लौटा दीजिए। देखो रामलाल जी, हमारा सौदा पक्का हो चुका था और उसमें कहीं भी मूर्ति वापस लेने की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। सेठ जी, ये मूर्ति मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि जब मूर्ति बाजार में नहीं बिक सकती तो मुझे क्या फायदा। रामलाल जी, मैं आपको पैसे नहीं लौटा सकता। ये मूर्ति अब पूरी तरह से बिक चुकी है। देखो सेठ जी, आप जिद ना करो, नहीं तो मजबूरन मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। व्यापारी की बात सुनकर सेठ धनराज की अकल ठिकाने आ जाती है। वो पूरी तरह से डर जाता है। अगर इसने सरपंच से मूर्ति की बात की तो पूरे गांव को मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसके पैसे लौटा दूं और मूर्ति अपने पास रख लूं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद सेठ धनराज व्यापारी से बोलता है, अरे रे रे, आप तो गुस्सा ही हो गए। अच्छा चलिए, मैं आपको पैसे लौटा देता हूँ। अब सेठ धनराज व्यापारी रामलाल के पैसे लौटा देता है और मूर्ति अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद व्यापारी अपने घर लौट जाता है। ये कैसी मुसीबत मेरे सर पड़ गई है? अब इस मूर्ति को मैं कहाँ रखूं? अगर किसी ने देख लिया तो सारी पोल खुल जाएगी। उधर मीरा गांव वालों के साथ एक बार फिर से सरपंच जी के पास पहुंच जाती है। सरपंच जी, इस बार मैंने अपनी मूर्ति को एक व्यापारी के हाथ में देखा है।
वो व्यापारी हमारे गांव की तरफ ही आ रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो सेठ धनराज के पास ही गया है। हमें उस व्यापारी से सारी सच्चाई का पता लग सकता है। मीरा, तुम क्या कहना चाहती हो? सरपंच जी, मेरे ख्याल से अगर हम सेठ जी के घर जाते हैं तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। अब सरपंच एक बार के लिए सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि इस बार उसका मित्र सच में ना फंस जाए, इसलिए वो मीरा की बातों को झुठलाने की कोशिश करता है। देखो मीरा, तुम्हारे कहने पर मैंने सेठ धनराज के घर तलाशी ली थी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला था। और तुम्हें कैसे पता चला कि उस व्यापारी के पास तुम्हारी मूर्ति है? हमारे गांव में कई मूर्तिकार हैं जो मूर्ति बेचने का काम करते हैं। हो सकता है वो व्यापारी किसी दूसरे मूर्तिकार से मिलने गया हो। सरपंच जी, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी वजह से पिछली बार परेशान होना पड़ा था, लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन है कि वो व्यापारी सेठ के पास ही गया होगा। कृपया आखिरी बार मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। मीरा अपनी बात कहकर सरपंच जी से निवेदन कर रही होती है। तभी पास खड़े पवन को ख्याल आता है, कहीं मीरा की बात सच तो नहीं? अगर मीरा की बात सच है तो सेठ मूर्ति का भुगतान करेगा ही। कुछ देर सोचने के बाद पवन सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, हमें एक आखिरी बार मीरा की बात जरूर सुननी चाहिए। क्या पता उसकी बात सच हो। क्यों भाइयों, हम सभी लोग मेरी बात से सहमत हो ना? क्या मीरा को न्याय दिलाने के लिए उसे एक आखिरी मौका मिलना चाहिए कि नहीं? पवन की बात सुनकर सभी गांव वाले उसके साथ हामी मिलाने लगते हैं। ये सब देखकर सरपंच को मजबूरन मीरा की बात माननी पड़ती है। अब सभी लोग सेठ धनराज के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग सेठ धनराज के घर पहुंच जाते हैं। घर में सभी लोगों को देखकर सेठ धनराज के पसीने छूट जाते हैं। अरे रे सरपंच जी, आप? सेठ धनराज, मीरा की बात सुनने के बाद हम आखिरी बार आपके घर में तलाशी करने आए हैं। सरपंच जी, ये सब क्या है? अभी कल ही आप लोगों ने मेरे घर की तलाशी ली थी और आज फिर से? देखिए सरपंच जी, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है जो मैं किसी मूर्ति को चुराने में अपना समय व्यर्थ करूं। आप लोग रोज रोज इस तरह से मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। सेठ धनराज अपनी बात खत्म ही करता है कि तभी पवन बोल पड़ता है, सेठ जी, अगर आपने चोरी नहीं की है तो आपको आखिरी बार घर की तलाशी करवाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों भाइयों, सच कह रहा हूँ ना? अब सभी गांव वाले पवन की बातों में हामी भरने लगते हैं। इसी के चलते सरपंच को गांव वालों की बात माननी पड़ती है। अब सभी लोग एक बार फिर से सेठ धनराज के घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उसके घर में मूर्ति नहीं मिल पाती। ये सब देखकर मीरा निराश हो जाती है। तभी मीरा की नजर घर में बने मंदिर के पास जाती है, जहाँ पर मूर्ति तो थी लेकिन उसकी पहचान को छुपा दिया गया था। सरपंच जी, मूर्ति मिल गई। ये मूर्ति मेरी है सरपंच जी। अब आप सेठ जी से सारी बातें पूछ सकते हैं। हाँ तो सेठ धनराज, अब तुम क्या कहना चाहोगे? सरपंच जी की बात सुनकर सेठ धनराज बुरी तरह घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। इस चालाक लड़की ने तो मुझे बुरा फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? सेठ धनराज गहरी सोच में डूब जाता है। तभी अचानक से उसे कुछ ख्याल आता है और वो बोलने लगता है, देखिए सरपंच जी, ये मूर्ति तो मैंने आज से कई साल पहले खरीदी थी। अब अपने घर में पूजा पाठ के लिए भगवान की तस्वीर या मूर्ति कौन नहीं खरीदता। ये मूर्ति इस लड़की की नहीं है, बल्कि किसी दूसरे मूर्तिकार से खरीदी गई मूर्ति है। अब सेठ धनराज ने मीरा को एक बार फिर से असमंजस में फंसा दिया था। इस सेठ ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। अगर आज इसकी सच्चाई सबके सामने ना आई तो कभी भी नहीं आ पाएगी। हे राम, मेरी मदद करो। मीरा खुद में सोच ही रही होती है कि तभी उसे राम नाम से कुछ याद आ जाता है। देखो मीरा, इस बार भी तुम सेठ का कोई गुनाह साबित नहीं कर पाई, इसलिए अब तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकते। रुकिए सरपंच जी, सबूत मिल गया है। मीरा की बात सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब क्या रामू करने वाली है ये लड़की? इसने तो हद ही कर दी। ठीक है मीरा, वो सबूत दिखाओ। सेठ जी, जब आपने इस मूर्ति को खरीदा था तो आपने मूर्ति पर कोई ना कोई निशान तो जरूर देखा होगा। मीरा की बात सुनकर सेठ धनराज सोच में पड़ जाता है। ये लड़की बहुत चालाक निकली। अब ये मुझसे जबरदस्ती ये कहलवाना चाहती है कि इस मूर्ति पर कोई खास निशान था। हाँ, अब समझ आया, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। सेठ धनराज कुछ देर सोच विचार करने के बाद, नहीं, मूर्ति पर कोई निशान नहीं था।
ठीक है, तो सरपंच जी अब मामला बिल्कुल साफ है, क्योंकि मेरे पिताजी मूर्ति के पीछे नीचे की तरफ भगवान राम का नाम लिखते हैं। यही हमारी मूर्ति की एकमात्र निशानी है। अब सरपंच जी मूर्ति लेकर राम नाम का शब्द देखते हैं। आखिर में सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि मीरा की बात सच निकलती है। तुम भी देखो सेठ धनराज, अब तुम्हारी झूठी बातें भगवान के आगे नहीं चल सकती। सरपंच जी की बात सुनकर सेठ धनराज शांत हो जाता है। फिर सरपंच गांव वालों के सामने अपना फैसला सुनाते हैं। देखो भाई लोग, मीरा ने अपनी अक्लमंदी से सेठ धनराज की सच्चाई सबके सामने ला दी है। किसी गरीब मजदूर की मेहनत पर डाका डालना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए सेठ को इसकी सजा भुगतनी ही होगी। उसे मीरा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, और अगर सेठ हमारी ये बात नहीं मानता तो फिर ये मामला सीधे महाराज वीर सिंह के दरबार में जाएगा। वहां सेठ धनराज को इससे भी कड़ी सजा मिल सकती है। सरपंच की बात सुनकर सेठ धनराज डर जाता है और मीरा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। अब मीरा वो स्वर्ण मुद्राएं और अपनी मूर्ति लेकर अपने घर चली जाती है। अरे मीरा बेटी, ये मूर्ति कहाँ मिली? पिताजी, हमें न्याय मिल गया। क्या मतलब बेटी? पिताजी, सेठ धनराज की चोरी पकड़ी गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटी। इतना ही नहीं पिताजी, हमें अपनी पिछली चोरी हुई मूर्ति के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरी मेहनत मुझे मिल गई। जी पिताजी, ये सब बस भगवान राम की कृपा है। इस तरह से मीरा की चतुराई से रामू को उसकी मजदूरी और साथ में मूर्ति भी मिल जाती है। अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।